Yesterday's lecture we discussed about the first phase of civil disobedience movement. इस मोमेंट में कौन कौन से पार्टिसिपेंट्स थे, इस मोमेंट में कौन कौन सी एक्टिविटीज़ की गई एंड कैसे महात्मा गांधी को अरेस्ट किया गया व्हेन ही अनाउंस दैट ही इज़ गोइंग टू रेड ऑन द दर्शन असॉल्ट वर्क्स, एंड फिर कैसे बाकी लीडर्स ने डिफरेंट कॉर्नर्स ऑफ इंडिया से इस मोमेंट को इनिशिएट किया. ठीक है, तो अब वही देखते हैं कि जो ब्रिटिश ने इसका रिएक्शन दिया, उन्होंने क्या लॉन्च किया, फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस. आई मेंशन द डेट अबाउट दिस कॉन्फ्रेंस. इट वाज ओपनड ऑन 12th of November 1930. ठीक है, ओपन किसने किया उस टाइम पे? जो ब्रिटेन में किंग थे, किंग वाज किंग जॉर्ज फिफ्थ. ठीक है, ही वाज अ किंग ऑफ यूके. तो इसने इसको ओपन किया एंड इट वाज चेयर्ड, यानी कि चेयरपर्सन जो इस राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के थे, द पर्सन वाज कॉल्ड एज Ramsay MacDonald. ठीक है, he was the prime minister of Britain at that point of time, so he was the chairperson of this first round table conference. इस कॉन्फ्रेंस में जो था, इसका पर्पस था कि इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट कैसा होना चाहिए, यानी कैसे हम कॉन्स्टिट्यूशनली आगे बढ़े इंडिया में, कैसे वहां पे डेवलपमेंट हो इन टर्म्स ऑफ पॉलिटिकल दिस कॉन्टेक्स्ट. ठीक है, तो इसीलिए जब ये फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ तो इसमें इनवाइट किया किनको, जो भी ब्रिटिश पॉलिटिकल पार्टीज थी, इंडियन पॉलिटिकल पार्टीज थी एंड प्रिंसली स्टेट्स के जो हेड्स थे इंडिया में, उनको भी इनवाइट किया गया एंड रिप्रेजेंटेटिव्स फ्रॉम डिफरेंट सेक्शंस ऑफ सोसाइटी ऑफ इंडिया, जैसे कि डिप्रेस्ड क्लास, वुमेन. ठीक है, तो इनसे रिप्रेजेंटेटिव्स को बुलाया गया, इन्वाइट किया गया. लेकिन वी नो दैट द फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जब हो गया, इसमें आईएनसी ने पार्टिसिपेट नहीं किया. जो बाकी पार्टीज थी, जैसे मुस्लिम लीग, उसने भी पार्टिसिपेट किया. ठीक है, ऐसे ही जो वहां की पॉलिटिकल पार्टी से ब्रिटेन की, उनने पार्टिसिपेट किया. ठीक है, हिंदू महासभा या डिफरेंट पार्टी जो यहाँ पे थी, उनने पार्टिसिपेट किया. ठीक है, बी.आर. अंबेडकर वाज देयर जिसने पार्टिसिपेट किया. ही वाज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द डिप्रेस्ड क्लास. ठीक है, ऐसे ही हिंदू महासभा से देयर वाज अ लीडर कॉल्ड एज एम.आर. जयकर फ्रॉम हिंदू महासभा. ठीक है, ऐसे ही जिन्ना वॉज देयर, मोहम्मद अली जिन्ना की बात कर रहा हूं. ठीक है, ये भी पार्टिसिपेट कर रहे थे ऑन द बेस ऑफ मुस्लिम लीग. ठीक है, बी.आर. अंबेडकर आई मेंशन ऑन द बेस ऑफ डिप्रेस्ड क्लास. ठीक है, लेकिन एक ही पार्टी नहीं थी इसमें, दैट वाज आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस. तो ये फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो है ये वहां पे हो गया. इट वाज हेल्ड इन लंदन. यहां पे ये कॉन्फ्रेंस नहीं हो रही थी, लंदन में हो रहा था, इन इंग्लैंड. ठीक है, तो दैट इज हाउ फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस टुक प्लेस. लेकिन इस कॉन्फ्रेंस में कुछ हासिल हुआ ही नहीं. The only reason was INC was not participating. The major participant was INC, but they were not participating into this first roundtable conference. ठीक है, so we'll mention in this heading क्या दिया अपने first roundtable conference. In this we'll write it was opened on 12th November 1930. It was opened on 12th November 1930. By King George V, and it was chaired by Ramsay MacDonald. It was chaired by Ramsay MacDonald. Next we will write, its purpose was to have discussion on constitutional developments in India. जैसे कि for deliberation, British political parties For deliberation, British political parties
comma Indian political parties, comma princely states, and representatives from different sections of society, were invited. Next, okay, some of the important participants were number 1 B.R. Ambedkar, BR का मतलब क्या होता है? भीमराव अंबेडकर, ठीक है। किसके रिप्रेजेंटेटिव थे? डिप्रेस्ड क्लास, वहीं पे लिखना, रिप्रेजेंटेड डिप्रेस्ड क्लास। नहीं, he was representing depressed class, not INC. INC ने पार्टिसिपेट किया ही नहीं, उस टाइम पे नहीं थे। तो सेकंड इज मोहम्मद अली जिन्ना। ये किसको कर रहे थे? He was from depressed class. He was representing Muslim League. फिर ऐसे नंबर 3 तेज बहादुर सप्रू। ये किनको रिप्रेजेंट कर रहे थे इंडिया में? लिबरल्स को। दिस एम.आर. जयकर, फोर्थ विल बी एम.आर. जयकर। ये किसको? हिंदू महासभा को रिप्रेजेंट कर रहे थे। नेक्स्ट देखिए, while as Congress it was a section of Indian society, liberals were type of educated person, ठीक है, जो लिबरलिज्म पे ही चलते थे, तो इनका अलग रिप्रेजेंटेशन था, ठीक है। सो नेक्स्ट देखिए, that while as Congress did not participated in the first roundtable conference. तो आउटकम क्या था इस आरटीसी का, फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का? कुछ ज्यादा था नहीं, बट हाँ इतना एग्री किया ब्रिटिश ने कि हम इंडिया को डेवलप करेंगे इनटू ए फेडरेशन, ठीक है, फेडरेशन ऑफ द स्टेट्स, इसमें हम इसको डेवलप करेंगे और हम बाकी डिपार्टमेंट जो है वो ट्रांसफर करेंगे इंडियन लीडर्स के हाथों में। लेकिन कुछ 2 डिपार्टमेंट्स ऐसे थे, दैट वाज फाइनेंस एंड डिफेंस। इस पे हम नजर रखेंगे बिकॉज इट नीड्स टू बी सेफगार्डेड राइट नाउ। सो फाइनेंस एंड डिफेंस इट विल बी ओवरलुक्ड बाय ब्रिटिश। जो बाकी डिपार्टमेंट्स है वो हम ट्रांसफर करेंगे कहां पे? इंडियन लीडर्स के हाथों में, ठीक है। ये उनने कहा वहां पे, लेकिन कुछ किया नहीं इसके लिए। इट वाज एग्री, आई एम ओनली सेइंग दे एग्रीड ऑन दिस, बट नथिंग वाज डन ऑन ग्राउंड ऑन प्रैक्टिकलिटी टू इंप्लीमेंट दीज प्रोविजंस जो वहां पे एग्री किए गए, ठीक है। एंड इनफैक्ट जब कुछ हुआ नहीं तो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट कंटिन्यू चलता गया इस टाइम पे इन इंडिया, क्योंकि आईएनसी के लीडर्स उसी पे चल रहे थे। दैट वाज दे हैड स्टार्टेड द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। सो उस टाइम पे फर्स्ट आरटीसी में ब्रिटिश को भी ये एहसास हो गया कि आईएनसी का पार्टिसिपेशन काफी जरूरी है,
जब तक वो टेबल पे नहीं होंगे तब तक कोई सोल्यूशन नहीं निकल सकता है। तो इसीलिए उन्होंने कहा कि आईएनसी को हमें मनाना पड़ेगा किसी तरीके से, ताकि हम फर्दर कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट इंडिया में कर पाए विद द कंसेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। ठीक है, सो आप नेक्स्ट हेडिंग देंगे आउटकम ऑफ फर्स्ट RTC, that is round table conference. Outcome of first round table conference. And this will write, nothing much was achieved at the conference. Nothing much was achieved at the conference. And it was generally agreed that India was to develop. Nothing much was achieved at the conference, and it was generally agreed that India was to develop into a federation. Next, देखिए, there were to be safeguards regarding defense and finance. Safeguards regarding defense and finance, while other departments were to be transferred. Next, okay, but little was done to implement these recommendations. Due to which civil disobedience movement continued in India. Next, you will write, British government realized that the participation of the INC was necessary in any discussion on the future of constitutional government. In India. तो आईएनसी को अगर टेबल पे लाना था, ठीक है, तो कुछ ब्रिटिश को पहले उसके लिए दिखाना था कि दैट वी आर पॉजिटिव टुवर्ड्स इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो विदाउट एनी कंडीशन, ठीक है, क्या किया ब्रिटिश ने? एक तो गांधी को रिलीज किया, क्योंकि गांधी जेल में थे। वी नो दैट 4 मई जब उसने अनाउंस किया था कि आई एम गोइंग टू रेड द दर्शना सॉल्ट वर्क्स, ही वाज अरेस्टेड। सो विदाउट एनी कंडीशन गांधी और उनके साथ जो बाकी पॉलिटिकल प्रिजनर्स थे उनको अनकंडीशनली रिलीज किया गया। जो भी कांग्रेस वर्किंग कमेटी के मेंबर्स जेल में थे उनको छोड़ दिया गया ऑन 25 जनवरी 1931 की बात है ये। दे ऑल वेर रिलीज्ड अनकंडीशनली। जब रिलीज किया तो इट वाज अ पॉजिटिव डेवलपमेंट। इंडियन नेशनल कांग्रेस को भी दिखा कि ब्रिटिश एक पॉजिटिव स्टेप ले रहा है। तो तब जाके जो एमआर जेकर था और तेज बहादुर सप्रू, जिनने पहले वाले में पार्टिसिपेट किया राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में, उनने परसुएड किया कांग्रेस को या गांधी को कि आप किनके साथ बात करो, ब्रिटिश के साथ, ठीक है। दे वर ट्राइंग टू कंसिलिएट बिटवीन गांधी एंड गवर्नमेंट,
जिसकी वजह से फिर कांग्रेस ने चुना महात्मा गांधी को कि आप बात करोगे किसके साथ, लॉर्ड इरविन के साथ। इरविन कौन थे इस टाइम पे, ही वॉज द वाइसरॉय, ठीक है, ही वॉज द वाइसरॉय, वो यहां पे थे। सो वाइसरॉय के साथ बातचीत करने के लिए मनाया किसने, तेज बहादुर सप्रू और एम.आर. जयकर ने। तो इट वॉज एक्चुअली डेवलपमेंट विच वॉज गोइंग ऑन, जिसकी वजह से फिर जो टॉक्स हो गए बिटवीन वाइसरॉय इरविन एंड महात्मा गांधी, तो उनके बीच में एक पैक्ट साइन हो गया, इन दो लोगों के बीच में एक एग्रीमेंट साइन हो गया, विच इज फेमसली कॉल्ड एज या इसी को फेमसली कहते हैं दिल्ली पैक्ट, ठीक है। कभी कभी क्वेश्चन जैसे आते हैं वो दिल्ली पैक्ट पूछेंगे, वो इसी के बारे में पूछता है, किसके बारे में, जो गांधी और इरविन के बीच में पैक्ट हो गया था। सो इट वाज ऑन 1931 when this pact was signed between महात्मा गांधी एंड वाइसरॉय इरविन, ठीक है। तो हेडिंग देंगे आप गांधी इरविन पैक्ट और दिल्ली पैक्ट 1931। गांधी इरविन पैक्ट और दिल्ली पैक्ट 1931। And this will write on January 25, 1931. On January 25, 1931, Gandhi and all other members of the Congress. On January 25, 1931, Gandhi and all other members of the Congress Working Committee, all other members of the Congress Working Committee were released unconditionally. Were released unconditionally. Unconditionally. Next लिखिए तेज बहादुर सप्रू and M.R. जेकर. तेज बहादुर सप्रू and M.R. Jaker tried to conciliate between Gandhi and government. Gandhi and government. Next लिखिए Congress authorized Gandhi to initiate discussion with Viceroy Irwin. Congress authorized Gandhi to initiate discussions with Viceroy Irwin. Next, okay. As a result, a pact was signed between Gandhi and Viceroy Irwin. Pact was signed between Gandhi and Viceroy Irwin on 14th Feb 1931. On 14th Feb 1931, which is known as Gandhi-Irwin Pact or Delhi Pact. अब इसी पैक्ट में इसमें कौन से फीचर्स गांधी ने बताए थे कि क्या क्या होना चाहिए, तब हम मानेंगे किसमें पार्टिसिपेट करना, सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, ठीक है। तो विल गिव द सबहेडिंग एज फीचर्स took forwarded by Gandhi.
फीचर्स टुक फॉरवर्ड बाय गांधी। अब देखो जो पॉलिटिकल प्रिजनर्स थे उनको सबको नहीं छोड़ा गया था। मैंने आपसे ये कहा कि जो कांग्रेस वर्किंग कमेटी थी उसके जितने भी मेंबर्स जेल्स में थे उनको छोड़ा गया था अनकंडीशनली। लेकिन जो बाकी पॉलिटिकल प्रिजनर्स थे, बाकी और पार्टीज थी, ठीक है, जिनके पॉलिटिकल प्रिजनर्स थे, तो गांधी ने सबसे पहली कंडीशन ये रखी कि इमीडिएटली रिलीज किया जाए सारे पॉलिटिकल प्रिजनर्स को जो वायलेंस के लिए कन्विक्ट नहीं है, जो अपने ऐसे ही फॉर द प्रिवेंटिव डिटेंशन को बंद रखा हुआ है। देखो कि इसने कुछ क्राइम किया है तो ठीक है, उनको रख लो अपन, लेकिन वो पॉलिटिकल प्रिजनर्स जिनने कोई क्राइम नहीं किया, जिनको वायलेंस के लिए अंदर नहीं रखा गया जेल्स में, तो उनको आप क्या करेंगे, इमीडिएटली रिलीज करेंगे। दैट वाज द फर्स्ट कंडीशन, इमीडिएट रिलीज किनका, पॉलिटिकल प्रिजनर्स। लेकिन कौन से वाले, जो कन्विक्ट नहीं किया गया किसके लिए, वायलेंस के लिए। भी आप लिखोगे नहीं, आई विल डिक्टेट ऑल दीज थिंग्स, ठीक है। सेकंड वाज, इन्होंने ब्रिटिश से कहा, यानी कि वॉइसरॉय इरविन से कौन कह रहा है, महात्मा गांधी, जो भी आपने फाइन्स लगाए हैं इंडियंस पे वो सब माफ करेंगे आप, रिमिशन ऑफ फाइन्स वो आप नहीं लेंगे, यू विल नॉट टेक एनी फाइन्स, यू विल कैंसिल ऑल ऑफ द फाइन्स व्हिच यू हैव इंप्लीमेंटेड ऑन द पीपल, ठीक है। दैट वाज सेकंड कंडीशन, रिमिशन ऑफ फाइन्स। थर्ड कंडीशन जो गांधी ने रखी इस इरविन पैक्ट, गांधी इरविन पैक्ट में, वो क्या था कि जो भी आपने कन्फिस्केट किया लैंड, यानी कि जमीन ली है, रेंट फ्री एस्टेट्स जो थी, या कुछ भी आपने कन्फिस्केट जो लैंड किया है, वो आप वापस करोगे अगर आपने वो किसी तीसरी पार्टी को नहीं भेजा है। मान लो कि गवर्नमेंट ने जमीन छीनी किसी से, क्योंकि करती थी गवर्नमेंट, हमने देखा अभी तक हिस्ट्री में, दे यूज्ड टू कन्फिस्केट द लैंड्स, ठीक है। फिर अगर गवर्नमेंट ने तीसरी पार्टी को भेजा हुआ है, ये जमीन बेची किसी को, तब उनको वापस नहीं दी जाएगी। अगर गवर्नमेंट के पास है वो जमीन तो उनको वापस दो जिनसे छीनी आपने, यानी कि जो कन्फिस्केटेड लैंड आपने लिया था वो उन सब लोगों को वापस करोगे अगर आपने वो तीसरी पार्टी को नहीं भेजा है। क्योंकि अगर तीसरी पार्टी ने खरीदा है, इसमें क्या गलती है उसकी, उसने पैसे दिए होंगे खरीदने के लिए, तो अगर उनसे वापस देंगे तो किसी न किसी का जुल्म हो जाएगा। इसीलिए बस वो जमीन आप वापस होगी जो अपने तीसरी पार्टी को नहीं भेजा है। किनको वापस होगी, जिनसे छीना था आपने। दैट वाज थर्ड कंडीशन व्हिच वाज पुट फॉरवर्ड बाय द गांधी, ठीक है। ऐसे ही वो गवर्नमेंट सर्वेंट्स, देखो इस मोमेंट में, इससे पहले बहुत सारे मोमेंट्स हमने देखे, तो काफी गवर्नमेंट सर्वेंट्स थे जिनने रिजाइन किया अपनी सर्विसेज से, ठीक है। हमने देखा डिफरेंट मोमेंट्स में, चाहे वो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट अभी देखा, इससे पहले कौन सा नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट देखा हमने, काफी सारे जो दिस गवर्नमेंट एम्प्लॉयज थे उन्होंने रेजिग्नेशन दिए थे उस टाइम पे। तो गांधी ने कहा इन सब के साथ एक लीनियंट ट्रीटमेंट आप करेंगे जिनने भी रिजाइन किया है किससे, गवर्नमेंट सर्विसेज। यू विल नॉट बी हार्श टू दीज पीपल, क्योंकि उस टाइम पे करती थी ऐसी सरकार कि जो भी रिजाइन करते, अब सरकार को अच्छे से पता होती थी जो रिजाइन कर रहा है तो किसी पर्पस के लिए कर रहा है, प्रोटेस्ट के लिए कर रहा है, या जो लड़ रहे हैं नेशनलिज्म के लिए तो उसके लिए रिजाइन कर रहे हैं, तो उन पे सख्ती बरती जाती थी उस टाइम पे। तो गांधी ने यही कंडीशन रखी, दैट विल बी लीनियंट टुवर्ड्स दी गवर्नमेंट सर्वेंट्स हु हैव रिजाइन फ्रॉम दी सर्विसेज, ठीक है। और जो नेक्स्ट कंडीशन थी गांधी की, दैट हिंदुस्तानियों को हक मिलना चाहिए दैट वो जो कंज्यूम करते सॉल्ट वो खुद बनाए, क्योंकि हमने देखा था सॉल्ट एक्ट ऑफ 1882 में क्या था, दैट वाज इंडियंस को ना तो मैन्युफैक्चर करते थे सॉल्ट, ना तो बेच सकते थे, लेकिन इसने कंडीशन यही रखी, राइट टू मेक सॉल्ट फॉर कंजप्शन, बेचने के लिए अगर नहीं तो कम से कम जो खुद कंज्यूम कर रहे सॉल्ट वो उनको बनाने की इजाजत दे दो, किनको, हिंदुस्तानियों को। दैट वाज अदर कंडीशन पुट फॉरवर्ड बाय द गांधी इन दिस गांधी इरविन पैक्ट, ठीक है। एंड ये भी गांधी ने रखा कि जब भी हिंदुस्तानी एक पीसफुल प्रोटेस्ट करना चाहते हैं, ठीक है, उसके लिए हमें इजाजत मिलनी चाहिए, हमारी आवाजों को आप दबाओगे नहीं। अगर हम पीसफुली प्रोटेस्ट कर रहे हैं, नॉन एग्रेशन दिखा रहे हैं अपने प्रोटेस्ट में, तो वी मस्ट हैव राइट फॉर दैट। जैसा भी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन देता है, आर्टिकल 19(1)(b), वो क्या कहता है, राइट टू पीसफुल प्रोटेस्ट, वही कहते हैं ना। तो वही था, वो राइट मांग रहे थे कब, महात्मा गांधी इन द गांधी इरविन पैक्ट, दैट इंडियंस मस्ट बी अलाउड फॉर द नॉन एग्रेसिव पिकेटिंग या पीसफुल प्रोटेस्ट हम कहेंगे इसको, ठीक है। ऐसे ही था। एंड ये कहा कि जो भी आप इमरजेंसी में ऑर्डिनेंसेस लाते हो, जब भी आपको ये ऑर्डिनेंस, क्या कहा था मैंने, व्हाट वाज द ऑर्डिनेंस, ऑर्डिनेंस हम किसे कहते हैं, व्हाट इज एन ऑर्डिनेंस, मैंने बताया, मैंने ही बताया आपको, पॉलिटी तो छोड़ो, मैंने बताई। ऑर्डिनेंस हम किसे कहते हैं, जो लॉ के जरिए बनाया जाता है, कोई लॉ जो हम बनाते, कौन आप बनाते हो, ब्रिटिश गवर्नमेंट। लॉज तो गवर्नमेंट ही लाती है, पार्लियामेंट हाउस वो लाते हैं, और ऑर्डिनेंस हम किसे कहते हैं, इमरजेंसी लॉ,
इमरजेंसी लॉ मतलब कि जब हाउस सेशन में नहीं होता है, ठीक है, तो उस टाइम पे कानून तो बन नहीं सकता है ना, तो उस टाइम पे कानून बनाने का हक किसको? प्रेसिडेंट को मिलता है। उसी कानून को बोलते हैं ऑर्डिनेंस। तो ब्रिटिश, हम जानते हैं, हमने एक्ट्स डिफरेंट देखे होंगे कि ब्रिटिश जो यहां पे थे वॉइस रॉय, ही वाज आल्सो हैविंग द राइट टू मेक ऑर्डिनेंसेस इमरजेंसी के टाइम पे। तो इमरजेंसी कब हुई थी? सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में। जो मूवमेंट चली थी, इससे पहले जो मूवमेंट शुरू हो गई थी, तब टाइप ऑफ इमरजेंसी थी। तो इस हालात में वॉइस रॉय को हक होता था, वो क्या बना सकता है? ऑर्डिनेंसेस, इमरजेंसी लॉज। तो गांधी ने कहा जो भी आपने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के शुरू होते लॉज बनाए थे इन टर्म्स ऑफ ऑर्डिनेंस, उन सबको आप क्या करेंगे? विड्रॉ करेंगे। आप उन कानूनों को नहीं आगे चलाएंगे, क्योंकि ये होता था जब भी कोई मूवमेंट शुरू होती थी तो इमरजेंसी लॉज आते थे। जैसे हमने कल देखा, एक सर्कुलर आया था, इमरजेंसी सर्कुलर, दैट वाज कनिंगम सर्कुलर। वो किसके कनेक्शन में आया था? सीडीएम के कनेक्शन में। तो ऐसी जो डिफरेंट लॉज बनते थे मूवमेंट के टाइम पे, तो उनको ऑर्डिनेंस बोलते थे, जो कौन? वॉइस रॉय खुद बनाता था। तो गांधी ने यही डिमांड की कि इन सब ऑर्डिनेंस को आप क्या करेंगे? विड्रॉ करेंगे, जो आपने सीडीएम यानी कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के टाइम पे लागू किए थे। ठीक है, तो ये थे वो डिमांड जो सब मानी गई, जो भी हमने डिस्कस किया अभी तक। दीज ऑल डिमांड्स वर एक्सेप्टेड बाय वॉइसरॉय इरविन। ठीक है, सो आप लिखेंगे इसमें नंबर 1, इमीडिएट रिलीज ऑफ ऑल पॉलिटिकल प्रिजनर्स, immediate release of all political prisoners not convicted for violence, not convicted for violence, convicted, convicted, convicted for violence. Number 2, remission of all fines, remission, REMISSION, remission of all fines not yet collected, remission of all fines not yet collected. Number 3, return of the confiscated land, return of the confiscated, CONFISCATED, confiscated land not yet sold to the third party, not yet sold to the third party. Then fourth point, lenient treatment, LENIENT, lenient treatment to those government servants, who had resigned, lenient treatment to those government servants who had resigned. Who had resigned. Number 5, right to make salt, right to make salt for consumption, right to make salt for कंजप्शन। किन के लिए राइट? इंडियंस की बात कर रहा हूं मैं, ब्रैकेट्स में वहीं पे लिखना फॉर इंडियंस, फॉर इंडियंस। द नेक्स्ट, राइट टू पीसफुल एंड नॉन एग्रेसिव पिकेटिंग, नॉन एग्रेसिव पिकेटिंग, रिटन हियर पिकेटिंग, इनके धरना, पिकेटिंग इज धरना देना, picketing. Next, okay, withdrawal of emergency ordinances, withdrawal of emergency ordinances, emergency ordinances promulgated in connection with, promulgated in connection with CDM, that is civil disobedience movement, in connection with CDM, promulgated in connection with CDM. अब लेकिन 2 डिमांड्स ऐसी थी जो टर्न डाउन की थी वॉइसरॉय इरविन ने, जो नहीं मानी गई।
ये दो डिमांड्स कौन सी थी? एक तो गांधी ने कहा था कि आप पब्लिक इंक्वायरी करिए पुलिस एक्सेसेस में, जो पुलिस ने जुल्म किया, चाहे वो सीडीएम उससे पहले जो शुरू हो गया था, जो मारपीट होगी, पुलिस ने जहां पे भी जुल्म किया, इसमें इंक्वायरी की जाए, कहां पे क्यों जुल्म किया गया। ठीक है। सेकंड जो डिमांड थी महात्मा गांधी की वो क्या थी कि जो भगत सिंह और उनके साथी जो थे, ठीक है, जिनको फांसी मिलने वाली देने वाले थे, इस फांसी को कम्यूट किया जाए। कम्यूट क्या होता है? व्हाट इज कम्यूटेशन? किसी ने बोला था चेंज, कौन बोला? कम्यूटेशन क्या होता है? सजा बस चेंज करना, मतलब कि एक लाइटर कैरेक्टर की सजा देना। कम्यूटेशन चलो आप लाइफ इम्प्रिजनमेंट दे दो, आप समझ, दैट इज कॉल्ड एज कम्यूटेशन। तो ये डिमांड थी महात्मा गांधी की, किससे? वॉइसरॉय इरविन से, कि भगत सिंह जो है और उनके साथी जो है, दैट कम्यूट द डेथ सेंटेंस ऑफ द भगत सिंह एंड द कंपनी। बट दिस डिमांड वाज नॉट accepted by Viceroy Irwin, so two demands were turned down. ठीक है। तो क्वेश्चंस यहीं से बनते रहते हैं, जो एक टर्न डाउन वाले डिमांड्स है, अब समझ लो। सो रिमेंबर दिस, पुलिस एक्सेसेस की इंक्वायरी ये नहीं माना इरविन ने, ना तो कम्यूटेशन ऑफ द डेथ सेंटेंस ऑफ भगत सिंह एंड हिज फ्रेंड्स। ठीक है। सो नेक्स्ट विल राइट, Viceroy Irwin however turned down Viceroy Irwin however turned down two of Viceroy Irwin, however, turned down two of Gandhi's demands. Two of TWO लिख रहे हो आप, it's not TWO. Two of Gandhi's demands. Two of Gandhi's demands. Number one, public inquiry into police excesses. Public inquiry into police excesses. 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 Public inquiry into police excesses. Into police excesses. Number two, commutation of Bhagat Singh. Commutation of Bhagat Singh and his comrades death sentence to the life sentence. To the life sentence. To the life sentence. ये क्या है? कम्यूटेशन, इट्स द, कौन सा पावर है ये? प्रेसिडेंट, पार्डनिंग पावर ऑफ द प्रेसिडेंट जो हम कहते हैं, कौन सा आर्टिकल कहता है? 69, 74, 79 या 72 है? 72 क्या है फिर? क्या है 72 अगर ये नहीं है? 72 क्या बात कर रहे हो? ये कब हो गया? 72 ही है पार्डनिंग पावर ऑफ द प्रेसिडेंट, जिसमें 5 टाइप ऑफ पावर्स है। कौन कौन सा है? कौन सा है? पार्डन है। पार्डन का मतलब क्या होता है? व्हाट इज पार्डन? हाँ, मतलब कोई भी अब उस पर चार्ज नहीं रहेगा। ठीक है। तो फिर अगर डेथ सेंटेंस होगा, ठीक है, डेथ सेंटेंस कौन पार्डन कर सकता है? प्रेसिडेंट। क्या गवर्नर के पास? देखो ये पावर्स गवर्नर के पास भी होते हैं, लेकिन सिर्फ, अब देखो गवर्नर भी पार्डन कर सकता है, लेकिन बाकी अगर किसी को 10 साल की सजा मिली है, गवर्नर भी पार्डन कर सकता है, उसको छोड़ दो, अब रिहा कर दो, लेकिन गवर्नर डेथ सेंटेंस पार्डन नहीं कर सकता। अब समझ लो ना, तो प्रेसिडेंट के पास है आर्टिकल 72। और क्या पार्डन के बाद? क्या होता है रिप्राइव? अभी तो बोला कम्यूटेशन होता है लाइटर। हाँ, क्या कहते हैं उसको?
रिप्राई होता है टेम्पररी स्टे ऑन द एग्जीक्यूशन, ताकि और टाइम मिले, आप और फैक्ट्स पर डिस्कस करें, वकील जो होते हैं तो उनको वक्त मिले। और रेस्पाइट क्या होता है? देख के हाँ, रेस्पाइट जैसे एग्जाम्पल से समझाओ मुझे। पहले भी पढ़ी है ना, ठीक है। और एक में टाइम कम होता है पर नेचर सेम है। हाँ, बस टाइम कम होता है, क्या कहते हैं उसको? रेमिशन, रेमिशन कहते हैं। कितने हो गए? हो गए 5। ये 5 आवर्स है। तो इसी कम्यूटेशन की बात करी थी किसने? महात्मा गांधी ने, फॉर द भगत सिंह एंड हिज फेलोज। ठीक है, तो जब अब देखो हमने इतने डिमांड्स देखी किसने? महात्मा गांधी की, जो गांधी इरविन पैक्ट में था, तो 90% तो एक्सेप्ट की थी किसने? इरविन ने। बस 2 डिमांड्स नहीं मानी, तो इस बेसिस पे गांधी टुक इट लाइटली। ठीक है, तो उसने क्या किया? सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को सस्पेंड किया कुछ टाइम के लिए। क्यों? क्योंकि अब बात करनी थी किसमें? सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। ये सब जो हो रहा था बिटवीन गांधी एंड इरविन, इट वाज जस्ट टू मेक इट श्योर दैट आईएनसी पार्टिसिपेट्स इनटू द सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। तो जब ये मेजर डिमांड्स मानी किसकी? गांधी की। किसने? वाइसरॉय इरविन ने। तब जाके गांधी ने सीडीएम को सस्पेंड किया कुछ टाइम के लिए, एंड दे स्टार्टेड दिस डिस्कशन दैट वी हैव टू पार्टिसिपेट इनटू द सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। ठीक है, तो नेक्स्ट टू राइट गांधी ऑन द बिहाफ ऑफ कांग्रेस। इसी में नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे आप, गांधी ऑन द बिहाफ ऑफ कांग्रेस, ऑन द बिहाफ ऑफ कांग्रेस सस्पेंडेड सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। Suspended civil disobedience movement. Civil disobedience movement. तो इसी के साथ साथ फिर जो सेशन, एनुअल सेशन का टर्न आ गया था। कांग्रेस के एनुअल सेशंस होते थे, तो इस टाइम पे एक सेशन हो गया इसी गांधी इरविन पैक्ट के बाद, दैट वाज कराची सेशन ऑफ आईएनसी। कौन सा साल है? 1931। देखो ये स्टोरी चल रही है। पहले क्या हो गया? सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट शुरू हो गया। ठीक है, उसके बाद फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हो गया। उसमें देखा कि कांग्रेस की पार्टिसिपेशन जरूरी है, तो फिर हो गया गांधी इरविन पैक्ट। पैक्ट जो ही खत्म हो गया, तो यहां से क्या आया? एनुअल सेशन किसका? कांग्रेस का। इस कराची सेशन में देयर वाज द डेवलपमेंट, जैसे कि रेजोल्यूशन ऑन फंडामेंटल राइट्स, इट वाज अडॉप्टेड। एक रेजोल्यूशन आया फंडामेंटल राइट्स पे, जो अडॉप्ट किया, जिसमें गारंटी किया हिंदुस्तान के लोगों को एक तो फ्री प्रेस, क्योंकि आप जानते हो प्रेस पे बहुत सेंसरशिप चलती थी, साथ साथ इसके साथ साथ फ्री स्पीच, क्योंकि अगर फ्री प्रेस है दैट मींस स्पीच की फ्रीडम होनी चाहिए उनके पास। ठीक है, ऐसी राइट टू फॉर्म एसोसिएशन। हाँ जी बताओ कौन सा आर्टिकल है अभी? ये 19(1)(c). ठीक है, राइट टू फॉर्म एसोसिएशन, राइट टू असेंबल। हाँ, कौन सा है? 19(1)(b). ठीक है, फिर यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, क्योंकि अगर हम वोटिंग कराएंगे तो हम क्या देंगे? यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। एक एज लिमिट होगी किसके लिए? वोटिंग के लिए। ठीक है, ऐसी फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन। ठीक है, कौन सा आर्टिकल है ये भी? 21A, फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन। ये तब जो है, ये राइट्स जो है उस टाइम पे गारंटी की किसमें? कराची सेशन ऑफ आईएनसी, दैट वाज 1931। ठीक है, उसी टाइम पे नेशनल इकोनॉमिक प्रोग्राम भी इंट्रोड्यूस किया कांग्रेस ने, दैट हाउ विल वी बिल्ड नेशन इकोनॉमिकली। प्रोग्राम क्या रहेगा हमारा? नेशनल इकोनॉमिक या इकोनॉमिक डायरेक्शन। ठीक है, दैट वाज आल्सो दिस रिलीज्ड इन द कराची सेशन ऑफ 1931। एक और डेवलपमेंट थी, गांधी को इजाजत मिली इसी सेशन। अब देखो, ऐसा नहीं था गांधी इरविन पैक्ट हो गया तो बस अब वो आरटीसी में पार्टिसिपेट करेगा। जब तक पूरा कांग्रेस मिलके नहीं बोलेगा कि यू आर नाउ अलाउड टू पार्टिसिपेट इन टू सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, तब तक वो नहीं जा सकता था। तो इसलिए जो सेशन हो गया, इसमें तो सारे कांग्रेस के मेंबर्स थे, तो तब जाके इसी सेशन में गांधी वाज अलाउड टू पार्टिसिपेट इन टू दी सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। ठीक है, तो आप हेडिंग देंगे कराची सेशन ऑफ आईएनसी 1931।
Okay, one more information I forgot to mention, that was the one who presided this Karachi session. So the person was Vallabhbhai Patel. He was the person who presided this session of 1931. ठीक है, so you'll write in this एक तो पहले हाँ सरदार वल्लभ भाई पटेल. I'm not exactly अभी वो ये कब मिला था, बोला था मैंने, वेल कल मुझे याद है. सो यू विल राइट दिस प्रिजाइडिंग ऑफिसर कौन थे, वल्लभ भाई पटेल. देन यू विल राइट in this session resolution on fundamental rights. In this session resolution on fundamental rights was adopted. Fundamental rights was adopted which guaranteed number 1 free speech and free press, which guaranteed number 1 free speech and free press, free speech and free press. Number 2 right to form association, right to form association. Number 3 right to assemble, right to assemble. Number 4 universal adult franchise, universal adult franchise. Number 5 free and compulsory education, compulsory education. Next लिखिए, next point, national economic program was introduced in this session. National economic program was introduced in this session. Introduced in this session. Next लिखिए, in this session Gandhi was allowed to participate in second roundtable conference. Gandhi was allowed to participate in second roundtable conference. So it was all about this Karachi session of 1931 which was presided by Sardar Vallabhbhai Patel. ठीक है, फिर इसके बाद ही होता है second roundtable conference. But I'm stopping the class here. In tomorrow's class we'll discuss the second roundtable conference. Not tomorrow, I will not be available for tomorrow, day after tomorrow. ठीक है, तो हम डिस्कस करेंगे सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस और डेवलपमेंट जो तब हुई, कांग्रेस को क्या वहां पे कुछ सक्सेस मिली उस सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में या कुछ नहीं मिला, खाली हाथ वापस आए, वो सब हम देखेंगे इन द नेक्स्ट क्लास. थैंक यू फॉर टुडे.